हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के साइंस चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। लेकिन इससे पहले क्या कर रहे हैं, हम कुछ बातों के बारे में जानकारी रख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। अगर देखो परमाणु की बात करें, परमाणु की चर्चा कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में अगर बात करें तो 4 नाम तुमको याद रखना है। 4 नाम कौन कौन सा है? भारतीय ऋषि महर्षि कणाद और पकुधा कात्यायन, जिन्होंने पहली बार बताया था कि किसी भी पदार्थ को यदि हम तोड़ते चले जाए तो अंत में एक ऐसा कण मिलेगा, एक ऐसा पदार्थ मिलेगा जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, और ऐसे ही उसी छोटे कण को हम लोग परमाणु बोलेंगे। सेम यही वाला बात जो है ना, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने बताया था कि किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग एटम्स यानी कि परमाणु बोलते हैं। यह लगभग 500 बीसी पहले की बात है। अगर हम 1804 ईस्वी में आते हैं तो यहां पर जॉन डाल्टन नाम का व्यक्ति था। कब? 1804 में जॉन डाल्टन नाम का व्यक्ति था। जॉन डाल्टन नाम का व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया था? 1804 ऐसा समय था, इस समय तक जो है ना स्थिर अनुपात का नियम आ गया था। स्थिर अनुपात का नियम आ गया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ गया था। समझो बात को, स्थिर अनुपात का नियम आ गया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ गया था, और ये जो हमारे इंडियन फिलोसफर हैं पकुधा कात्यायन और महर्षि कणाद, इनका जो परमाणु के बारे में विचार था वो आ गया था। कात्यायन और एक और है ना कणाद, इनका विचार आ गया था। ल्यूसिपस का विचार आ गया था। डेमोक्रिटस का विचार आ गया था। इन सारे लोगों ने परमाणु के बारे में जो भी बातें बताई, इस सब के बारे में जानकारी यहां तक आ गई थी। अब डाल्टन ने किया क्या? डाल्टन ने किया ये कि स्थिर अनुपात के नियम को बारीकी से देखा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बारीकी से देखा। ये जो पकुधा कात्यायन, कणाद, ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस, इन सारे लोगों की बातों को क्या किया? ध्यान से देखा, अध्ययन किया और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर निकाल करके ले आया। अब वही जो हम पढ़ते हैं ना, उसी को जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं। कोई बहुत सारी नई बातें नहीं है, जो बातें लोग पहले बता रहे थे उन्हीं बातों को और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या ये बोलो उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है जी। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है क्या? क्या बोलेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु के गुणों से संबंधित एक ऐसा समूह परमाणु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको दे करके जाता है। इसको हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब आया था? 1804 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा आया था। उससे पहले ये सारी बातें जो लिखा हमने, ये सब हो चुका है घटना। ठीक है जी। क्या कहता है देखो, ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस, कणाद और कात्यायन जी, इन्होंने क्या बताया? किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु बोला है। सेम कॉपी पेस्ट सभी पदार्थ के छोटे कण बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं किया, जो बात पहले बताई जा रही थी उसी को इन्होंने यहाँ पर रख दिया कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु होता है। दूसरी बात जो उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब सपोज अपने पास ये मार्कर है, इसको हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब हमको इसका परमाणु मिल जाएगा। देन उसके बाद हम उस परमाणु को और ज्यादा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ये डाल्टन ने बताया। ठीक है। अच्छा, ये जो परमाणु अविभाज्य है इसके बारे में थोड़ा और बात करना है, लेकिन पहले परमाणु सिद्धांत को देख लेते हैं। तीसरी जो बात है, परमाणु ना ही बनता है ना ही नष्ट होता है, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। उदाहरण से समझो बाबू, सपोज अपन क्या करते हैं, C+O2 लेते हैं तो बन गया बाबू CO2। हालांकि इस दोनों का गुण अलग होगा, कार्बन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग होगा। लेकिन एक बात बताओ, रिएक्टेंट्स में एक कार्बन है, प्रोडक्ट में एक कार्बन, अभिकारक में एक कार्बन, उत्पाद में एक कार्बन, अभिकारक में 2 ऑक्सीजन, उत्पाद में 2 ऑक्सीजन। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं यहां पर परमाणु का विनाश नहीं हो रहा है। रिएक्शन के बाद किसी भी परमाणु का विनाश नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नाश कर सकते हैं, नई परमाणु बन ही नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है, समझो। कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, फिजिकल जो भी रासायनिक परिवर्तन ले लो, भौतिक परिवर्तन ले लो, जो जितने तत्व है उतने एटम्स है, इसके अलावे हम और ज्यादा एटम्स हमारे पास नहीं है। उन्हीं एटम्स के सहायता से हम अलग अलग अनुपात में क्या करते हैं, अच्छा इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो बात है यहाँ पर, तीसरा देख लिया हमने, परमाणु उतने ही प्रकार है जितने प्रकार के तत्व। ये भी आसान है, 114 तत्व हमारे पास है लगभग। कहीं के पर 118 का वर्णन आ जाएगा, कहीं कहीं पर 14 का आएगा। तो जितने तत्व उतने एटम्स। अगर हम मान लें कि एक पल के लिए कि 114 तत्व है आवर्त सारणी में,
तो 114 प्रकार के परमाणु भी हैं, तो परमाणुओं की संख्या कम नहीं है यहां पर। अब देखो, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। ये बताया कि एक ही तत्वों के सभी परमाणुओं का गुण समान होता है। मतलब क्या क्या समान होगा? जैसे अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन का परमाणु ले, ये जो 5वां रूल क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु ले ले, तो हाइड्रोजन का जितना भी परमाणु होगा इसका आकार समान होगा। क्या समान होगा? इसका माप समान होगा, वजन यानी कि द्रव्यमान समान होगा, हाइड्रोजन का जितना भी परमाणु है सबका। ठीक है, इसी तरह से मान लो अपन एल्यूमिनियम का परमाणु लेते हैं, तो सेम बात है, आकार समान होगा, इसका माप मेजरमेंट समान होगा, वजन समान होगा। ठीक है, ये सारी बातें क्या होगी? समान होगी। ये है तुम्हारा कि किसी एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है उसके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक और भौतिक गुण दोनों की बात करेंगे। जैसे कि अगर मान लो हाइड्रोजन है और एल्यूमिनियम है, तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार एल्यूमिनियम परमाणु के आकार के बराबर नहीं होगा। हाइड्रोजन का वजन जो है वो एल्यूमिनियम परमाणु के वजन के बराबर नहीं होगा। तो डाल्टनिक परमाणु सिद्धांत का यही कहने का मतलब है कि अगर परमाणु एक ही तत्व का है तो उसका आकार, माप, ठीक है, ये सारा समान होगा। अगर परमाणु दो अलग अलग तत्वों का है तो ना ही आकार समान होगा, ना ही उसका माप समान होगा, ना ही वजन समान होगा। ये बातें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बता करके जाता है। ठीक है, देखो यहां से, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होती है। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का क्या है, समझो बात को। किसी यौगिक में तत्व और परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। सपोज अपन बात कर लेते हैं यहां पर जल का, एक तो हम ले लेते हैं H2O जल, जिसको हम लोग जल या वाटर भी बोलते हैं। देन दूसरा ले लेते हैं NH3। अब एक बात बता दो हमको, जल के जितने भी अणु होंगे उसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु होगा और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है कि जल के जितने भी अणु होंगे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। मतलब ऐसा नहीं है कि जल को अगर हम तालाब से लेके आ रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो जाएगा, ऑक्सीजन का 6 परमाणु हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तुम जल को वर्षा वाला जल को लो, कुआं से जल निकालो, तालाब से जल निकाल लो, ठीक है, तुम हैंडपंप से निकालो, कहीं से भी जल लेके आओ, उसमें जो जल का 1 अणु होगा वहां से तुमको हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 अणु ही देखने के लिए मिलेगा। अमोनिया तुम कहीं से ले आओ, किसी भी सोर्स से ले आओ, किसी भी तरीका से बना हो, उससे बहस नहीं है। अमोनिया में हमेशा नाइट्रोजन के 1 अणु, 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु होगा। क्या होगा यहाँ पर अमोनिया में? अमोनिया में तुमको नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु होगा। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी यौगिक में जो तत्व एक ही प्रकार का तत्व होता है, अगर यौगिक एक है, तुम अलग अलग जगह से लाओ तो तत्व एक ही प्रकार का होता है और साथ ही साथ उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो भी फिक्स ही होती है। तो ये बातें हमको समझ में आ जाती है। क्या है? किसी यौगिक परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिकीय अनुपात में संयोग करता है। अब समझो, रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, जब नए यौगिक का निर्माण होता है तो उस समय क्या होता है, जो रिएक्शन होता है ना, जैसे अपन देख लो यहाँ से C+O2, तो ये बना यहाँ से CO2। अब CO2 में अगर अनुपात देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो 1:2 है। गौर से देखना, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, H2+O2, H2O। यहां पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 2:1 है। परमाणु का अनुपात देख रहे हैं बाबू, स्थिर अनुपात के नियम वाले पे मत चला जाना है, परमाणु एटम्स का अनुपात देख रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक, अगर किसी यौगिक का निर्माण हो रहा है तो 2 या 2 से अधिक तत्व जो यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, वो जो संयोग करता है वो सरल सांख्यिकीय अनुपात में होता है। कहने का मतलब क्या है, कभी भी रिएक्शन होगा तो 1:2 हो गया, 2:3 हो गया, 1:4 हो गया। जैसे अमोनिया का एक उदाहरण ले लेते हैं, NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच परमाणुओं का जो अनुपात है वो क्या है, 1:3 निकल के आ रहा है। 1:3 निकल के आ रहा है ना, 1 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से जो 2 परमाणु संयोग करता है वो सरल सांख्यिकीय अनुपात में संयोग करता है। ठीक है, देन लास्ट है हमारे पास, एक ही तत्व के परमाणु विभिन्न अनुपात में संयोग कर एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। समझो बात को, समझो बात को। एक बात बताओ, यहां से C एक होता है CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से एक होता है CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो क्या कौन कौन से तत्व है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और किस अनुपात में है, 1:1 में। कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे कार्बन है और ऑक्सीजन है, किस अनुपात में है, 1:2 में। ठीक है,
इसी तरह से तुम एक और देखो उदाहरण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहां पर ये भी ले सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन यहां पर देखेंगे इसमें NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1:2 है। N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही तत्व अलग अलग तरीके से संयोग या अलग अलग अनुपात में मिलकर, एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग अनुपात में संयोग करके अलग अलग पदार्थों का निर्माण कर सकता है। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। तो ये था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हमको देखना है कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत तो दिया, लेकिन डाल्टन ऐसा कौन सा गलती है जो परमाणु सिद्धांत देने के समय में कर दिया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।